हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 6 इसमें टॉपिक पढ़ेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल फ्रॉम कंसनट्रेटेड ओर। जो हमारे पास कंसनट्रेटेड ओर है, यानी जिस ओर से हमने इम्प्योरिटीज़ या फिर गैंग को रिमूव कर दिया है, उस ओर से हमें क्रूड मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये ओर है, कंसनट्रेटेड ओर। इस ओर की जो हमारे पास बाहर की इम्प्योरिटीज़ थी, जो बाहर का गैंग मटेरियल था, उसको तो हमने रिमूव कर दिया। अब इस कंसनट्रेटेड ओर के अंदर कुछ मेटल होगा, इस कंसनट्रेटेड ओर के अंदर मेटल होगा और अंदर की इम्प्योरिटीज़ होगी। अब हमें क्या करना है, इस कंसनट्रेटेड ओर से इसके अंदर जो क्रूड मेटल है उसको बाहर निकालना है, उसको एक्सट्रैक्ट करना है। और क्रूड मेटल उन मेटल्स को कहते हैं जिनमें रिफाइनमेंट की ज़रूरत होती है। यानी यहाँ से हम क्रूड मेटल निकालेंगे, इनको निकाल कर बाद में इनको रिफाइन करेंगे और हमें प्योर मेटल मिल जाएगा। तो देखते हैं, इसके प्रोसेस हम पढ़ लेते हैं। To extract metal from concentrated ore, it must be converted to a form which is suitable for reduction to metal. किसी भी कंसनट्रेटेड ओर से मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, तो कंसनट्रेटेड ओर को मेटल से एक्सट्रैक्ट करने के लिए ओर को ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है जो आसानी से रिड्यूस हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कंसनट्रेटेड ओर को ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे जिसका हम रिडक्शन कर दें और रिडक्शन करने के बाद वो मेटल में कन्वर्ट हो जाए। Usually sulfide ore are converted to oxide before reduction because oxide are easier to reduce। तो जो यूजुअली जो सल्फाइड ओर होती हैं, सल्फाइड ओर को सबसे पहले हम ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लेते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो ऑक्साइड्स होते हैं उनको रिड्यूस करना, उनका रिडक्शन करना आसान होता है। जनरली क्या करना पड़ता है, उनको रिड्यूसिंग एजेंट के साथ उनकी रिएक्शन करानी पड़ती है, जिससे वो उनसे ऑक्सीजन को बाहर निकाल देते हैं और उनका रिडक्शन कर लेते हैं। Thus isolation of metal from concentrated ore involves two major step। तो कंसनट्रेटेड ओर से मेटल को आइसोलेट करने के लिए हमारे पास दो स्टेप हैं। पहला स्टेप कन्वर्जन टू ऑक्साइड। सबसे पहले स्टेप में क्या करना है, कंसनट्रेटेड ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है। दूसरे स्टेप में रिडक्शन ऑफ द ऑक्साइड टू मेटल। अब जो ये हमारा ऑक्साइड बना, इसका हम रिडक्शन करा देंगे किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में और ये हमें मेटल मिल जाएगा। ऑक्साइड रिड्यूस होकर मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पहला देखें यहाँ पर कन्वर्जन टू ऑक्साइड, ये पहला स्टेप है। ऑक्साइड में हम दो पढ़ेंगे स्टेप। पहला कैल्सिलेशन और दूसरा पार्ट है इसका रोस्टिंग। यानी ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के हम दो मेथड पढ़ेंगे। तो कैल्सिनेशन, इसमें कैल्सिनेशन में आपको एक बात याद रखनी है, जो कैल्सिनेशन प्रोसेस होता है वो एयर की अब्सेंस में होता है। इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो कैल्सिलेशन प्रोसेस है वो एयर की एब्सेंस में होगा, ये आपको याद रखना है, एयर की एब्सेंस में। कैल्सिलेशन इन्वॉल्व्स हीटिंग, इट रिमूव्स द वोलेटाइल मैटर विच एस्केप्स लिविंग बिहाइंड द मेटल ऑक्साइड। कैल्सिलेशन में हम क्या करते हैं, जनरली एयर की एब्सेंस में हीटिंग करते हैं। हीटिंग करने के बाद क्या होता है, कंसनट्रेटेड ओर से वोलेटाइल मेटल यानी जो आसानी से भाप में कन्वर्ट हो जाए, वेपर में कन्वर्ट हो जाए। तो हीटिंग करने के बाद कंसनट्रेटेड ओर में जो वोलेटाइल मैटर होता है वो तो वेपर के रूप में बाहर निकल जाता है और हमें मेटल ऑक्साइड मिलता है। इसमें आपको दो बात याद रखनी है। अगर हमारे पास हाइड्रेटेड कंसनट्रेटेड ओर है, तो उस केस में तो वाटर निकलेगा। अगर हमारे पास कार्बोनेट की ओर है तो उस केस में कार्बन डाइऑक्साइड वोलेटाइल मैटर के रूप में बाहर निकलेगा। ये दो बातें आपको याद रखनी है। अब इसमें एक क्वेश्चन उठता है, कैल्सिनेशन में हम एयर की अब्सेंस क्यों रखते हैं। ऐसा इसलिए रखते हैं क्योंकि कैल्सिनेशन में जनरली हम हाइड्रेटेड और कार्बोनेट और यूज़ करते हैं, और ऐसी और यूज़ करते हैं जिनमें पहले से ही ऑक्सीजन मौजूद होती है। इनमें पहले से ही ऑक्सीजन मौजूद है तो बाहर से हमें ऑक्सीजन देने की ज़रूरत नहीं। जैसे ये और हमने इसमें यूज़ की कैल्सिनेशन में, इसमें आप देख सकते हैं पहले से ही ऑक्सीजन मौजूद है। कार्बोनेट और यूज़ हमने की, इसमें देखिए पहले से ही ऑक्सीजन मौजूद है, इसमें देखिए पहले से ही ऑक्सीजन मौजूद है। तो इन और में, कंसनट्रेटेड और में जब पहले से ही ऑक्सीजन मौजूद है तो बाहर से ऑक्सीजन देने की हमें ज़रूरत नहीं। इसलिए हम हाइड्रेटेड और का और ये कार्बोनेट और का हम कैल्सिनेशन करते हैं एयर के एब्सेंस में, क्योंकि ऑक्सीजन इनमें पहले से ही मौजूद है। अब देखें यहाँ पर Fe2O3.XH2, ये हमने कंसनट्रेटेड और ली, इसको बस हीट किया। हीट करने के बाद क्या होगा, जो वोलेटाइल मैटर है, और मैंने बताया आपको हाइड्रेटेड ओर के केस में वाटर बाहर निकलेगा। तो यहाँ से जो वाटर के वेपर हैं XH2O, ये वाटर के मॉलिक्यूल हैं, ये वोलेटाइल मैटर के रूप में, वेपर के रूप में बाहर निकल जाएंगे। और यहाँ से जो Fe2O3 है, आयरन का ऑक्साइड, ये सॉलिड फॉर्म में हमें मिल जाएगा, फेरिक ऑक्साइड।
तो देखिए हमने इसको ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लिया। ऐसे ही हमने जिंक कार्बोनेट लिया, ओरली कंसनट्रेटेड, और इसको हीट किया सिंपली हीट किया। कार्बोनेट के केस में मैंने क्या बताया आपको, CO2 बाहर निकलेगी, CO2 गैस। तो यहाँ से CO3 से CO2 बाहर निकल गई, बचा क्या, एक कार्बन, 2 ऑक्सीजन बाहर निकल गए, एक ऑक्सीजन बचा, वो जिंक के साथ जिंक का ऑक्साइड बना लेगा। ये बन गया हमारा ऑक्साइड। इसी तरीके से CaCO3 डॉट MgCO3, ये हमारे पास कंसनट्रेटेड और है, इसको सिंपली हम हीट करेंगे तो एक CO2 यहाँ से बाहर निकलेगा, CaCO3 से CO2 बाहर निकल गया, बचा क्या, CaO, ये बचा CO। MgCO3 से CO2 बाहर निकल गया, बचा क्या, MgO, प्लस एक CO2 इधर से, एक CO2 इधर से, तो 2 CO2 बाहर निकल गए। इस तरीके से एक CO2 इससे निकाल देना, एक CO2 इससे, 2 CO2 निकल गए, ये बचा क्या, CaO, क्योंकि एक कार्बन 2 ऑक्सीजन बाहर निकल गए तो CaO बचा, यहाँ से MgO बचा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये हमें 2 ऑक्साइड मिल गए। अब इसमें देखिए ऑक्साइड में कन्वर्ट करने का दूसरा प्रोसेस है रोस्टिंग। रोस्टिंग में आपको याद रखना है, रोस्टिंग में एयर की प्रेजेंस होती है, प्रेजेंस ऑफ एयर, एयर की प्रेजेंस में रोस्टिंग को हम करते हैं, ये प्रोसेस इसमें आपको याद रखना है। इन रोस्टिंग द ओर इज हीटेड इन ए रेगुलर सप्लाई ऑफ एयर इन ए फर्नेस एट ए टेम्परेचर बिलो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द मेटल। ये आपको याद रखना है। रोस्टिंग में हम क्या करते हैं, कंसनट्रेटेड ओर को हीट करते हैं, और हीट करते समय एयर की रेगुलर सप्लाई हमें देनी पड़ती है, यानी रेगुलर सप्लाई ऑफ एयर की प्रेजेंस में हमें कंसनट्रेटेड ओर को हीट करना है। और इसमें हम इस जो ओर है उसको एक फर्नेस में हीट करते हैं, एक ऐसे टेम्परेचर पर। कौन से टेम्परेचर पर हीट करना है, जो मेटल के मेल्टिंग पॉइंट से नीचे का टेम्परेचर हो, यानी ओर को हमें एक ऐसे टेम्परेचर पर हीट करना है जो टेम्परेचर मेटल के मेल्टिंग पॉइंट से नीचे का हो, बिलो हो। जैसे कि ये हमारे पास कंसनट्रेटेड ओर है, ये हमारे पास यहाँ पर मेटल है, इसके अंदर ये अंदर की इम्प्योरिटीज़ हैं, ये हमारे पास क्या है यहाँ पर मेटल इस ओर के अंदर। मान लीजिए इस मेटल का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 500 डिग्री सेल्सियस है, तो हमें इस ओर को ऐसे टेम्परेचर पर हीट करना है, हमें इस ओर को ऐसे टेम्परेचर पर हीट करना है जो मेटल के मेल्टिंग पॉइंट से नीचे का टेम्परेचर हो, यानी इस ओर को हम 500 डिग्री सेल्सियस से नीचे नीचे हीट करेंगे। 500 डिग्री सेल्सियस से अगर हम ऊपर ले गए तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, हमारा जो मेटल है वो भी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हमें क्रूड मेटल यहाँ से नहीं मिलेगा सॉलिड फॉर्म में। हमें मेटल निकालना है सॉलिड फॉर्म में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस कंसनट्रेटेड ओर को ऐसे टेम्परेचर पर हीट करना पड़ेगा जो मेटल के मेल्टिंग पॉइंट से नीचे हो, बिलो हो। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। रोस्टिंग में हमें टेम्परेचर मेटल के मेल्टिंग पॉइंट से नीचे रखना है, इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सम ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्विंग सल्फाइड और आर, और रोस्टिंग प्रोसेस में जनरली सल्फाइड और यूज़ की जाती है, ये भी आपको याद रखना है। रोस्टिंग किसकी की जाती है, जनरली सल्फाइड और की। तो ये नीचे रिएक्शन दी गई हैं, इसमें आप देख सकते हैं, ये हमने लिखी जिंक सल्फाइड, इसकी हमने रोस्टिंग की एयर की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में 3O2 के साथ। तो इससे क्या होगा, यहाँ से सल्फर और यहाँ से ऑक्सीजन सल्फर डाइऑक्साइड गैस के रूप में बाहर निकल जाएगा। रोस्टिंग प्रोसेस में SO2 गैस बाहर निकलेगी, ये आपको याद रखना है। बाकी बचा जिंक और 2 ऑक्सीजन, यहाँ से ये जिंक ऑक्साइड बना लेंगे। इसी तरीके से हमने लेड सल्फाइड लिया PbS, यहाँ से 3O2 के साथ इसकी रिएक्शन कराई, वही होगा। यहाँ से सल्फर, यहाँ से 2 सल्फर, 4 O2, 2 SO2 के रूप में बाहर निकल जाएंगे। 6 में से 4 ऑक्सीजन गए, बचे कितने, 2 ऑक्सीजन, वो 2 Pb के साथ लेड का ऑक्साइड बना लेंगे। इसी तरीके से Cu2S, यहाँ से 3O2 के साथ हमने इसकी रिएक्शन कराई, यहाँ से SO2 गैस बाहर निकला और 2 Cu2O कॉपर का ऑक्साइड हमें मिल गया। तो जनरली हमें क्या मिल गए, मेटल के ऑक्साइड मिल गए। तो ये आपको याद रखने हैं। द सल्फाइड ओर ऑफ कॉपर आर हीटेड इन रिवर्बरेटरी फर्नेस, तो जो कॉपर की सल्फाइड ओर है उनको एक फर्नेस में हीट किया जाता है, जिस फर्नेस का नाम है रिवर्बरेटरी फर्नेस। कॉपर की जो सल्फाइड ओर है उसको फर्नेस में, एक फर्नेस में हीट किया जाएगा, रिवर्बरेटरी फर्नेस में। इसकी फिगर भी यहाँ पर दी गई है, ये आप देख सकते हैं। फिगर इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, जनरली ये यहाँ पर एक रिवर्बरेटरी फर्नेस का एक सेक्शन दिया गया है कि यहाँ पर एयर की प्रेजेंस में, यहाँ पर एयर होगी, एयर और ऑयल, एयर की प्रेजेंस में यहाँ पर मेटल को, कंसनट्रेटेड ओर को हीट किया जाता है। ये इसकी कंसंट्रेशन दी गई है, कंसंट्रेशन आप देख सकते हैं, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि रिवर्बरेटरी फर्नेस का एक सेक्शन दिया गया है, इसकी वर्किंग नहीं है हमारे पास।
इसकी वर्किंग बुक में नहीं दी गई है, इतनी इंपॉर्टेंट भी इसकी वर्किंग नहीं है, बस ये एयर की प्रेजेंस में यहाँ पर इसको हीट किया जाएगा। और आपको याद रखना है जो रिवर्बिरेटरी फर्नेस है इसमें कैल्सिनेशन भी हम कर सकते हैं। बस इसमें जब हम कैल्सिनेशन करेंगे उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो यहाँ से एयर के जो ये वेंट्स हैं जहाँ से एयर आती है इनको बस हम बंद कर देंगे। अब एयर के जो वेंट्स हैं उनको अगर हम बंद कर देंगे तो एयर इसके अंदर नहीं आएगी, तो एयर की एब्सेंस में हम हीट कर देंगे, तो कैल्सिनेशन भी इसमें हम कर सकते हैं। यहाँ पर ये इसकी वॉल है, कंसंट्रेशन चारों तरफ इसकी वॉल बनाई जाती है, वॉल। और यहाँ पर ये फर्नेस का चार्ज, यहाँ पर क्या होती है भट्टी, जो फर्नेस कहते हैं भट्टी को, यहाँ पर ये इसकी भट्टी होती है जहाँ पर इसको जलाया जाता है। एयर और ऑयल की प्रेजेंस यहाँ से वेंट से आती है। और यहाँ पर हम ये सिलिका रखेंगे या मैग्नेसाइट यहाँ पर और रखेंगे, ये चार्ज ऊपर है और यहाँ पर ये हैंगर्स हैं। तो ये आप यहाँ पर इसकी फिगर देख सकते हैं। तो जो सल्फाइड ओर हैं अगर उनमें आयरन हो, इफ़ द ओर कंटेंस आयरन इट इज़ मिक्स्ड विद सिलिका बिफोर हीटिंग। अगर ओर में आयरन है तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उस ओर को सिलिका के साथ मिक्स करना पड़ेगा हीट करने से पहले। सिलिका के साथ उसको हम मिक्स क्यों करते हैं, आयरन ऑक्साइड स्लैग्स ऑफ एज आयरन सिलिकेट एंड कॉपर इज प्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ कॉपर मैट विच कंटेन CO2S एंड FeS। ऐसा इसलिए करते हैं, अगर कॉपर ओर के अंदर आयरन मौजूद है तो उसमें सिलिका इसलिए मिक्स करते हैं क्योंकि इसमें जो आयरन ऑक्साइड होता है वो आयरन सिलिकेट के रूप में स्लैग बना लेता है। स्लैग जनरली एक बाय प्रोडक्ट होता है, एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है। तो आयरन ऑक्साइड क्या करेगा, आयरन सिलिकेट के रूप में स्लैग बना लेगा, बाय प्रोडक्ट बना लेगा। और जो कॉपर होता है वो कॉपर मैटी प्रोड्यूस करता है। कॉपर मैटी क्या होता है, ये कॉपर सल्फाइड और फेरस आयरन सल्फाइड का क्या होता है, एक मिक्सचर होता है। अब इसमें क्वेश्चन उठता है, हम यहाँ पर जो सिलिका है वो ऐड क्यों कर रहे हैं और हम यहाँ पर स्लैग क्यों बना रहे हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मेटलर्जी के दौरान हम क्या करेंगे, फ्लक्स ऐड करेंगे। जो फ्लक्स होता है वो एक केमिकल प्यूरिफाइंग या फिर क्लीनिजिंग एजेंट होता है। फ्लक्स क्या होगा, एक केमिकल होगा जो प्यूरिफाई और क्लीनिजिंग एजेंट के रूप में एक्ट करता है, साफ करने के रूप में। तो इसमें हम क्या करते हैं, फ्लक्स ऐड करते हैं। जो फ्लक्स होता है वो गैंग के साथ मिलकर स्लैग बना लेता है। और जो ये स्लैग बना इसको क्या करता है, इसको और से निकालना और से सेपरेट करना आसान होता है गैंग के मुकाबले। एक बार फिर से मैं बता देता हूं, जो स्लैग बनता है इसको गैंग के मुकाबले, स्लैग को गैंग के मुकाबले और से बाहर निकालना आसान होता है। यानी स्लैग को हम गैंग के मुकाबले आसानी से और से बाहर निकाल सकते हैं, इसलिए हम स्लैग बना रहे हैं। और स्लैग बनाने के बाद हमारा गैंग को निकालने का जो प्रोसेस है वो आसान हो जाता है। अब इसमें रिएक्शन कैसे होती है यहाँ पर देखिए। सबसे पहले क्या होता है, अगर कॉपर की जो ओर है उसमें आयरन भी है तो उसमें आयरन सल्फाइड के रूप में होगा। तो सबसे पहले क्या होगा, जो आयरन का सल्फाइड है FeS वो 3O2 के साथ रिएक्ट करता है और यहाँ से क्या करेगा, वो आयरन का ऑक्साइड बनाएगा FeO और यहाँ पर SO2 गैस बाहर निकलेगी। अब जो ये आयरन का ऑक्साइड है ये SiO2 के साथ सिलिका यानी सिलिकॉन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है और FeSiO3 बना लेता है, स्लैग बना लेता है। जो ये ओर के अंदर स्लैग बन गया इसको निकालना आसान हो जाता है। यानी यहाँ पर जो ये गैंग था इसको निकालना इतना आसान नहीं। हमने क्या किया, कॉपर ओर के अंदर जो ये गैंग है इसको पहले हमने कन्वर्ट कर लिया स्लैग में। अब इस स्लैग को निकालना आसान है इस गैंग के मुकाबले। देखिए हमारे पास अगर ये कॉपर की ओर है, इसमें यहाँ पर कॉपर है, ठीक है, और यहाँ पर इसमें आयरन है, तो हमारी ओर किसकी है, कॉपर की ओर। तो आयरन इसमें किसके रूप में होगा, गैंग के रूप में होगा। गैंग का मतलब इम्प्योरिटी के रूप में होगा, तो इसको निकालना जरूरी है। FeS को कॉपर की ओर से निकालना जरूरी है। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसको निकालने के जनरली हम क्या करते हैं, जो यहाँ पर ये गैंग है ये आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ, इस आयरन ऑक्साइड की हम एक फ्लक्स के साथ रिएक्ट करा देते हैं। ये क्या होगा, यहाँ पर फ्लक्स SiO2 फ्लक्स के रूप में एक्ट करेगा, क्लीनिंग या फिर प्यूरिफाइंग एजेंट के रूप में एक्ट करेगा। तो ये आयरन ऑक्साइड कॉपर ओर के अंदर जो ये आयरन ऑक्साइड है ये फ्लक्स के साथ रिएक्ट करके स्लैग बना लेता है FeSiO3। और इस गैंग के मुकाबले इस स्लैग को निकालना, इस स्लैग को कॉपर ओर से बाहर निकालना आसान होता है, ईजी होता है। तो स्लैग हम जनरली क्यों बना रहे हैं, इसको आसानी से रिमूव करने के लिए, रिमूविंग प्रोसेस को आसान करने के लिए।
तो ये रिएक्शन आपको याद रखनी है। जो आयरन ऑक्साइड है वो SiO2 के साथ रिएक्ट करके स्लैग बना लेता है। स्लैग का फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, ये रिएक्शन पूछी जा सकती है, इंपॉर्टेंट है। अब आयरन ऑक्साइड तो बन गया यहां पर स्लैग के रूप में, बाकी हमारे पास कॉपर की ओर है, उसमें कॉपर भी तो होगा। तो जो कॉपर है वो कॉपर मेटी बना लेता है। कॉपर मेटी कॉपर Cu2S और FeS का एक मिक्सचर होता है। और आपको बताएं FeS को हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, FeSiO3 में। बचा क्या हमारे पास, Cu2S। अब इस Cu2S से हम कॉपर कैसे निकालते हैं उसका मैं आपको एक प्रोसेस बता देता हूं, सेल्फ रिडक्शन प्रोसेस। अब जो कॉपर मेट में जो Cu2S है उससे हम कॉपर कैसे निकालेंगे, उसके लिए एक प्रोसेस है सेल्फ रिडक्शन प्रोसेस। ये प्रोसेस आपको याद रखना है। सेल्फ रिडक्शन प्रोसेस में क्या होता है, Cu2S कॉपर का सल्फाइड है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्यूप्रस ऑक्साइड बनाएगा, यानी कॉपर का ऑक्साइड बनाएगा Cu2O, और यहाँ से सल्फर और ऑक्सीजन सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकल जाएंगे 2SO2 के रूप में। अब यहाँ पर सेल्फ रिडक्शन कैसे होता है, सेल्फ रिडक्शन ऐसे होगा, यहाँ से जो ये कॉपर ऑक्साइड है ये वापस से और के अंदर जो ये Cu2S है कॉपर का सल्फाइड, इसके साथ रिएक्ट करेगा। देखिए यहाँ से क्या होगा, जो ये 2Cu2 है क्यूप्रस ऑक्साइड, ये वापस से Cu2S के साथ रिएक्ट करेगा। हमें यहाँ से क्या देगा, यहाँ से सल्फर डाइऑक्साइड फिर से बाहर निकलेगा और 6 कॉपर बाहर निकल जाएंगे। यहाँ से SO2 बाहर निकलेगा, 1 S और 2 ऑक्सीजन बाहर निकल गए। SO2 हमारे पास 2 कॉपर यहाँ पर, 4 कॉपर यहाँ पर, 2 कॉपर यहाँ पर, 6 कॉपर बच गए। तो देखिए हमने क्या लिख लिया, कॉपर सल्फाइड से कॉपर एक्सट्रैक्ट कर लिया, मेटल एक्सट्रैक्ट कर लिया। ये मेथड कहलाता है सेल्फ रिडक्शन प्रोसेस। सेल्फ रिडक्शन क्यों कह रहे हैं, देखिए पहले कॉपर सल्फाइड से कॉपर ऑक्साइड बना, अब ओर के अंदर ये जो कॉपर सल्फाइड है ये ओर के अंदर ही तो मौजूद है। अब यहां पर जो कॉपर ऑक्साइड बन गया, ये ओर के अंदर जो बाकी बचा हुआ कॉपर सल्फाइड है उसके साथ वापस से रिएक्ट करता है। वापस से रिएक्ट करने के बाद उसको कॉपर में रिड्यूस कर देता है, सल्फर डाइऑक्साइड बाहर निकाल देता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कॉपर के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट +K1, कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट +K1 से वो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो सेल्फ रिडक्शन इसको क्यों कह रहे हैं आप समझ गए होंगे, क्योंकि इसी में ये कॉपर का ऑक्साइड बना, ये कॉपर का ऑक्साइड वापस से और में जो Cu2S है उसको वापस से किस में कन्वर्ट कर रहा है, कॉपर में। यानी इसी रिएक्शन में ये बना, इसी प्रोसेस में, और वापस से जो ये कॉपर ऑक्साइड बना इस प्रोसेस में वापस से जाकर कॉपर सल्फाइड को वापस से ये क्या करेगा, उसके साथ रिएक्ट करेगा और इससे हमें कॉपर मिल जाएगा, मेटल के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो ये प्रोसेस हुआ हमारा सेल्फ रिडक्शन प्रोसेस। द SO2 प्रोड्यूस इज यूटिलाइज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ H2SO4। अब आप देख रहे हैं इसमें जो SO2 गैस बन रही है सेल्फ रिडक्शन प्रोसेस में भी, और FeS से जो हम FeO बना रहे हैं उसमें भी SO2 रिलीज हो रही है। जो ये SO2 बनी इसको हम H2SO4 बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस के द्वारा। अब हमने ऑक्साइड बना लिए, अब हमें क्या करना है, ऑक्साइड को मेटल में रिड्यूस करना है, मेटल में कन्वर्ट करना है। रिडक्शन ऑफ द मेटल ऑक्साइड यूजुअली इन्वॉल्व्स हीटिंग इट विद ए रिड्यूसिंग एजेंट, फॉर एग्जांपल कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड और इवन अनदर मेटल। तो अगर हमें मेटल ऑक्साइड को मेटल में रिड्यूस करना है तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ऑक्साइड को हीट करते हैं एक रिड्यूसिंग एजेंट के साथ। रिड्यूसिंग एजेंट कार्बन भी हो सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी हो सकता है, या फिर कोई और मेटल भी हो सकता है। द रिड्यूसिंग एजेंट फॉर एग्जाम्पल कार्बन कंबाइन विद द ऑक्सीजन ऑफ द मेटल ऑक्साइड। यहाँ पर जो रिड्यूसिंग एजेंट है कार्बन, ये क्या करेगा, मेटल ऑक्साइड का जो ऑक्सीजन है उसके साथ कंबाइन करेगा और यहाँ से ऑक्सीजन को बाहर निकाल देगा। अब यहाँ इससे मेटल ऑक्साइड से अगर ऑक्सीजन बाहर निकल गई तो इसका क्या हुआ, इसका यहाँ पर रिडक्शन हो जाएगा और हमें मेटल ऑक्साइड से मेटल मिल जाएगा। तो यहाँ पर जनरल इक्वेशन देखिए, MxOY ये क्या है, मेटल ऑक्साइड, जनरल इक्वेशन है। इसकी रिएक्शन हमने कराई कार्बन के साथ जो एक रिड्यूसिंग एजेंट है, Y इसके हम मोल्स लेते हैं। यहाँ से क्या होगा, जो ये कार्बन है ये इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के बाद, और यहाँ आपको याद रखना है हम कार्बन कितने लेंगे, जितने यहाँ पर ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन अगर Y है तो कार्बन भी Y मोल्स, ठीक है। ऑक्सीजन के अगर Y एटम है तो कार्बन के Y मोल्स हम लेंगे यहाँ पर, Y एटम। तो यहाँ से कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके Y कार्बन मोनोऑक्साइड बना देगा, और यहाँ से इसने ऑक्सीजन निकाल दिया, यानी इसका यहाँ से क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, यहाँ से हमें मेटल मिल जाएगा।
अब इसकी इक्वेशन हम देख लेते हैं। देखिए जैसे कि हमारे पास जिंक का ऑक्साइड है ZnO, इसकी रिएक्शन हमने कराई कार्बन के साथ, ऑक्सीजन अगर एक है तो कार्बन भी एक लेना पड़ेगा Y। तो यहाँ पर देखिए ये कार्बन क्या करेगा, इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा कार्बन मोनोऑक्साइड के रूप में बाहर, प्लस बचा क्या, जिंक। तो देखिए जिंक ऑक्साइड को हमने रिड्यूस कर दिया जिंक में, रिडक्शन हो गया। ऐसे ही अगर हमारे पास PbO है, इसको हमने ऑक्सीजन एक है तो कार्बन भी एक लेना पड़ेगा, तो Pb प्लस यहाँ से क्या निकलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसी तरीके से अगर हमारे पास Fe2O3 है, तो हमें ऑक्सीजन 3 एटम है तो कार्बन पता लग गया कितना लेने पड़ेंगे, 3, क्योंकि ऑक्सीजन 3 तो कार्बन भी यहाँ पर 3 लेने पड़ेंगे। तो यहाँ से क्या होगा, नीचे लिख देता हूँ मैं, यहाँ से 3 ऑक्सीजन 3 कार्बन के साथ 3 कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेंगे, प्लस 2Fe हमें यहाँ पर मिल जाएगा इस तरीके से। इसी तरीके से कैल्शियम ऑक्साइड है, कार्बन के साथ रिएक्ट करेंगे तो सीधा कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस कैल्शियम। मैग्नीशियम का ऑक्साइड है MgO, कार्बन के साथ रिएक्ट करेंगे, एक ऑक्सीजन है तो एक ही कार्बन लेना पड़ेगा, तो यहाँ से कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर और Mg बाहर। तो बस इसमें आपको याद रखना है जितने ऑक्सीजन ऑक्साइड में जितने ऑक्सीजन होंगे कार्बन भी उतने ही लेने पड़ेंगे। सिंपल इस तरीके से आप ये रिएक्शन याद रख सकते हैं। Some metal oxide get reduced easily while others are very difficult to be reduced. Reduction means electron gain by the metal ion. In any case it is required. कुछ मेटल ऑक्साइड आसानी से रिड्यूस हो जाते हैं और कुछ मेटल ऑक्साइड ऐसे होते हैं जिनको रिड्यूस करने के लिए जिनको रिड्यूस करना डिफिकल्ट होता है, भारी होता है। रिडक्शन का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन को गेन करना। तो दोनों ही केस में हीटिंग तो पहले हमें इनकी करनी पड़ेगी।